मंदिर में जाते हैं तो अपनी जेब में जो सबसे छोटा सिक्का होता है वो चढ़ाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भगवान हमारा अगला जन्म सुधर जाए। तो मेरी आप सब लोगों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और हम सब लोग उत्तरोत्तर अच्छी डायरेक्शन में बढ़े, हमारे नेता लोग अच्छे आए, इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक में अच्छाई आए। हमारे आज के जो नायक हैं वो नायक फिल्मों में है। बच्चों से आप पूछोगे तो उनकी वो किन्हीं हीरो लोगों की नकल करते हैं, यानी उससे पूछोगे कि जैसे मैं अपने बेटे से पूछता हूँ यार कैसे बॉडी कैसी होनी चाहिए, तो कहेगा पापा सलमान खान जैसी बनानी है। और किसी भी बच्चे से तो पूछोगे तो ये नहीं कहेगा कि मुझे भगत सिंह जैसा बनना है या जवाहरलाल नेहरू जैसा बनना है या किसी और नेता जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में वो फिल्में इतना घुस गई है कि उनका दिमाग बस नहीं कर सकता है। अभी एक बात है बढ़िया, मुझे तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा लगा, ये जेवलिन थ्रो में जिसको गोल्ड मिला है चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, और एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आपने अपनी जो हेयर स्टाइल है वो कौन से हीरो से प्रभावित होकर रखी है, तो उसका जवाब था कि ये मेरी अपनी हेयर स्टाइल है, मैं किसी हीरो से प्रभावित नहीं। और ये जवाब बहुत ही रेयर जवाब है, ये सब लोगों के बस का नहीं है एक देना। और मुझे भी ये लगा कि हाँ, जिस लड़के ने अपना स्वयं का व्यक्तित्व माना, जिसने ये माना मैं हूँ, मुझे किसी की नकल नहीं करनी है, और इसीलिए शायद वो उसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इतना उसमें अपना खुद का जज्बा था कि उसने इतनी कड़ी मेहनत करके और हमारे देश को स्वर्ण पदक दिलवाया। ये शायद यही बात थी। अगर नकल करना छोड़ दें, यानी अगर हम नकल करना छोड़ दें तो मैं समझता हूं कि आपकी अपनी खुद की पर्सनालिटी निकल के आएगी और वो अपने आप में बहुत बड़ा काम करेगी। तो आज के दिन असल में मुझे जाना है, एक स्कूल में हमारा प्रोग्राम है, वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के साथ में वहां पे जितनी जो बुराइयां आ रही हैं आपके सिस्टम में, बुराइयां हम सब लोग जानते हैं, जिस तरह से इलेक्शन होते हैं उनको लोगों को जागरूक करें, इलेक्शन ठीक से हो, अच्छे लोग चुन के आए। जिस दिन हमारी डेमोक्रेसी वाली प्रक्रिया में अच्छे लोग चुन के आने लगेंगे, उसी दिन से आपको स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगेगा, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। शिक्षा का आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप इसको ये गांठ बांध लें कि जितने अच्छे से आप अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे उतना ही अच्छा है। आपकी बाकी धन दौलत बहुत बढ़िया बना के चले जाएंगे, वो सब उतना काम नहीं आएगा जितने आपके शिक्षित बच्चे होंगे। यानी सारा कुछ कमा के मत छोड़ जाओ, 7 पुस्तकों के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। आपके अगले वाली जो पीढ़ी है उसको भी कुछ कमाने का मौका दे जाइए, उसको कहिए कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, मैंने तुम्हारे लिए पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया, अब बाकी काम तुम्हारा है ना। जैसे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, हम लोग बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ का चरम इस बात पर होता है कि हम दान भी इसलिए करते हैं कि हमारा अगला जन्म सुधर जाए, है ना। मंदिर में जाते हैं तो अपनी जेब में जो सबसे छोटा सिक्का होता है वो चढ़ाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भगवान हमारा अगला जन्म सुधर जाए। इससे बड़ा और क्या स्वार्थी बन हो सकता है? नहीं है, बहुत बड़े स्वार्थी है। और देशों के लोग जो दान करते हैं उसमें वो ये सोचते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है, हमारे देश का नागरिक है, इसलिए हम इसकी मदद करते हैं।
हम इसलिए मदद नहीं कर रहे उसकी कि वो दुख है, उसको दुखी है, इसलिए हम उसकी मदद नहीं कर रहे। हम मदद किस लिए कर रहे हैं? हम मदद इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अगला जन्म सुधर जाए, जिसका हमें पता ही नहीं है कि अगला जन्म होगा भी कि नहीं होगा, है नहीं। अब सुधरना क्या है यार? जो भी अगर मान लो हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते भी है, तो अगर मान लो जो चीज हम बन जाएंगे वही रहेंगे। बंदर बन गए तो बंदर ही जैसा काम करेंगे अगले जन्म में। इसलिए ये अगला जन्म छोड़ के जिस दिन अगर हम ये भावना रखें कि ये हमारा साथी है, हमारा पड़ोसी है, हमारे गांव का है, अगर हम इसकी हेल्प कर देंगे तो अच्छा होगा। होता उल्टा है, गांव में अगर बाउंड्री को थोड़ा सा टेढ़ा करके रास्ते में अगर अवरोध पैदा करना होगा तो उसके लिए हम ज्यादा हमें खुशी होती है कि हमने सारे पीछे वाले का रास्ता रोक दिया, या हमने उसका चक्रोट जो अच्छा खासा चल रहा था उसको तोड़ के दूसरे को परेशान करने के लिए हमने कर दिया। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। इस 75वें जिसको हम लोग अमृत महोत्सव भी कह रहे हैं, ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कई कमेटियां थी, उन कमेटियों के वो अध्यक्ष थे। इसी तरह से हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल कई कमेटियों के अध्यक्ष थे। इन सभी कमेटियों का अलग अलग काम था और वो काम पूरा करके, जैसे कोई कमेटी थी जो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे काम कर रही थी, किस तरह से संघ बनेगा और उस संघ में जो अलग अलग राज्य हैं उनकी भूमिकाएं क्या होंगी, उनके संबंध किस तरह के होंगे। साथ ही साथ जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि जिस समय हम लोग स्वतंत्र हुए उस समय हमारे देश में बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे, करीब 600 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। उनसे किस तरह से बात करनी है, कौन कौन हमारे यहाँ शामिल होगा, कौन कौन नहीं शामिल होगा, क्योंकि जो माउंटबेटन प्लान था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसको कहते हैं, उस एक्ट के अंतर्गत ये स्वतंत्रता थी कि कोई भी प्रिंसली स्टेट चाहे वो संघ में रहे या फिर अलग रहे, ये उसका अपना काम है। तो इस तरह की जो कमेटियां थी, कमेटियों में मिलके संविधान का निर्माण किया और इस संविधान का एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ। इसको मैं बहुत सरल भाषा में ये कह सकता हूँ, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग मतदाता सूचियों का क्या करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते हैं। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में हम लोग आपत्तियां मांगते हैं लोगों से कि भाई इसमें क्या कमी है। इसी तरह से संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार हुआ और उस ड्राफ्ट को पब्लिक में पब्लिश किया गया। 8 महीने तक अलग अलग पब्लिक से उनके सुझाव मांगे गए थे। तो जो जागरूक लोग थे उन्होंने ड्राफ्ट देखा और सब ने जिसने अपना अपना सुझाव दिया, वो सुझाव उस कमेटी ने रखा अपने सामने। तो ये हमारा जो संविधान है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये खाली जो कमेटीज थी या जो एक्सपर्ट लोग थे उनके द्वारा बनाया गया, इसमें उन सारी पब्लिक के लिए एक तरह से ये ड्राफ्ट पूरी पब्लिक के लिए था कि जो चाहो, आपको जो लगता हो इसमें कभी आपका कोई सुझाव लगता हो वो आप इसमें सुझाव दे सकते हो। लेकिन मुझे जान के ये आश्चर्य होता है कि इतनी कमेटियां थी, इतने लोगों से मांगा गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। इस सब के बीच में संविधान की प्रक्रिया जो चल रही थी, संविधान जो बन रहा था, उसमें गांधी जी कहीं दिखाई नहीं देते। गांधी जी न किसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, संविधान की जितनी बनाने में जितनी बैठकें हो रही हैं उनमें भी कहीं गांधी जी दिखाई नहीं देते। अपने आप में ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है कि आखिर गांधी जी क्यों संविधान के निर्माण में जिस तरह से उन्होंने और चीजों में भूमिका निभाई थी, संविधान के निर्माण के समय वो क्यों शामिल नहीं हो रहे थे।
इसका सीधा सा उत्तर है, गांधी जी इस तरह की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को नहीं चाहते थे और उनकी व्यवस्था जो थी वो ग्राम स्वराज की थी, है ना, ग्राम स्वराज, जिसमें उनका मानना ये था कि हमारे गांव एक सेल्फ सस्टेनेबल बॉडी हो जिनमें सब कुछ हो गई, गांव की एक अपनी सरकार हो, गांव का एक प्रधान हो, गांव की एक प्रधान के साथ की कमेटी हो, गांव लेवल पर योजनाएं बने और उन योजनाओं को लागू वही गांव के लोग करें। ये सिस्टम है, उनका सोच थी, उनकी सोच थी। और ये हमारे संविधान में, संविधान का संशोधन 73वां और 74वां जो संविधान का संशोधन हुआ उसमें पंचायती राज व्यवस्था, 3 टायर सिस्टम ये लागू हुआ। यानी हमारा जो संविधान बन गया, लागू हो गया, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग काम करते रहे, लेकिन जो गांधी जी का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन विचारधारा थी, वो संविधान में बहुत बाद में संविधान संशोधन के तहत वो आई। करिश्माई व्यक्तित्व सारे लोग थे, सभी को एक जैसा नहीं कह सकते, हर एक आदमी में अच्छाइयां और बुराइयां आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया में एक अलग सी बात लगती है कि जिस व्यक्ति ने इतना सब, उनका बहुत बड़ा योगदान है, सबका योगदान है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जैसे कांग्रेस में 2 ग्रुप थे, एक थे जो लाल बाल पाल वाले लोग, भगत सिंह वाले लोग, चरमपंथी और नरमपंथी, सबका योगदान था, चरमपंथियों का भी, नरमपंथियों का भी, क्योंकि चीजें एकदम नहीं बनती है, नहीं, चीजों का समय आता है, उसी समय पर वो जब आती है तो पूरी जगत छा जाती है। एक समय जब कम्युनिज्म की विचारधारा आई, जो कम्युनिस्ट विचारधारा आई मार्क्स की, उनकी जो किताब थी दास कैपिटल, उसके आधार पर ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म छा जाएगा, पूरी दुनिया में बाकी सिस्टम खत्म हो जाएंगे, सब तरफ कम्युनिज्म आ जाएगा। बहुत तेजी से कम्युनिज्म का प्रचार हुआ, उसमें अलग अलग तरीके थे, कहीं पे रक्त क्रांति थी, कहीं कुछ था, उसी से सोशलिज्म भी निकल के आया। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, उसमें हर आदमी का योगदान होता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी, एक ही व्यक्ति ये सारा कुछ कर रहा है नहीं, पूरे इंस्टीट्यूशंस है, हर काम के लिए अलग अलग लोग लगे हुए हैं। अगर कोई आदमी एक में जिस दिन सत्ता केंद्रित हो गई, उस दिन हमारी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी में है कि इसमें सत्ता पब्लिक के हाथ में होती है। जैसे हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया तो उसमें सब लोगों से कहा कि भाई आपको जो कहना हो, अगर आपको कुछ, आप खुद पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए तो आप अपने विचार हमें दे सकते हैं। उन विचारों को हमारी एक्सपर्ट कमेटी उन पर विचार करेगी और अगर ये सही माने जाते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देंगे। यही सही प्रक्रिया भी है। अब जब हम पीछे से अगर ये पूरी चीजों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत तो इसमें चीजें होनी तो अच्छे के लिए चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। जिस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे उस समय के नेताओं ने ये सोचा था कि हमारा देश इस तरह से चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, वो चीजें हो नहीं रही। सब लोग जानते होंगे, अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते होंगे।